सर सबसे पहला शेयर जिस पर कि कल से ही काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, आपने भी रात में मुझे मैसेज किया था, ओला। और ओला को लेकर के ज़रा अगर हमारे पास खबर हो तो ज़रा एक बार स्क्रीन पर लेकर आ जाइए। भावेश अग्रवाल साहब ने यहाँ पर जो है हिस्सेदारी बेची है, 0.6% हिस्सेदारी बेची गई है और 92 करोड़ जो है रुपए जो है उसके माध्यम से जुटाए गए हैं। 2.6 करोड़ शेयर जो है वो यहाँ पे जो है बेचे गए हैं। ब्लॉक डील के जरिए, बल्क डील के जरिए सौदा हुआ है। वैल्यू जो है मैंने आपको दिखाई बताया कि अभी 92 करोड़ के आसपास की ये पूरी डील होती हुई दिखाई दी है। सर अब यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि बड़ी चिंता की बात है कि कंपनी के प्रमोटर ही भाग रहे हैं। 30% के आसपास की इनकी हिस्सेदारी है, तो बड़ा, अगर इस लिहाज से देखें तो एक छोटा हिस्सा है। दूसरा इसका पहलू ये है कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके के शेयर प्लेज किए हुए हैं, कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है, अगर प्रमोटर कुछ हिस्सा बेच करके उन कर्ज को कम करना चाहता है तो फिर इसमें बुराई क्या है। तो इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी निकल करके आ रहा है। अभी क्या व्यू लेना चाहिए ओला को लेकर के? खास तौर से आज शुरुआती सत्र में हमने देखा कि एक थोड़ा सा बाउंस बैक, एक रिकवरी थी, हालांकि होल्ड नहीं कर पाया। अब वही 34, 18, 34, 20 के आसपास आ चुका है। क्या ये 32, 33 या 30 के आसपास बाइंग कैंडिडेट हो सकता है अगर मैनेजमेंट, हालांकि पता करना बड़ा मुश्किल है कि प्रमोटर के मन में क्या चल रहा है। आप उस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, मैं बहुत ही गलत आदमी हूँ जिससे आपने ये सवाल पूछा है। और ये जो दोनों पहलू है ना, ये बिल्कुल वो वाला पहलू है कि मैं दूध लेकर आया था और उसको गर्म करने रखा, भगोना मेरा खराब था, दूध फट गया। तो उसका बेटर पहलू ये है, अब मेरे को पनीर मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये भी है कि मेरी चाय जो बनने वाली थी सुबह की, वो नहीं मिलने वाली मुझे। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ सर, कि गिवन चांस अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, प्लेज ऑर्डर बुक आपका ऐसा हो रखा है और आप उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए अगर ये सेलिंग कर रहे हैं, तो आपका जो पॉकेट्स है ना, उसमें कितना कैश करंच है वो देखने को मिलता है। अभी भी सर मार्केट में बात यही आ रही है कि ठीक है, ओला स्कूटर इन्होंने जो कर लिया, गीगा फैक्ट्री को लेके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं सर स्टार्टिंग से ही एक बात कह रहा हूं, और ये बात उससे भी कनेक्शन बनाती है जो मैं बोल रहा था ना, कि आप डेटा पॉइंट्स कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो हम वेबिनार में बताने वाले हैं। आप सर देखिए, मैनेजमेंट को देखिए, ही हैज नेवर मेड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अभी भी मैं कहूंगा, मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, और दूरी बना के ही रखनी है। कुछ भी हो जाए, जब तक वो गीगा फैक्ट्री की सक्सेस स्टोरी हमारे सामने नहीं आती, मैं इसको 30 के बजाय 60 रुपए में खरीदना पसंद करूंगा सर। मगर 30 रुपए सिर्फ ये सोच के कि 60 रुपए तक जाके मैं इसको नहीं ले पाया तो क्या, उसके चक्कर में 30 रुपए भी रिस्क नहीं डालूंगा। मेरे को बहुत कम एक्सपेक्टेशंस है, और 90 रुपए के भाव से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, निकल जाइए, कोई फायदा नहीं है, बहुत डैमेज करती है। बहुत डैमेज कर दिया। कोई रिकवरी आएगी, कुछ स्टेटमेंट आता है मैनेजमेंट का, कोई और बातें डेवलपमेंट होती हैं तो फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए सर नहीं है। एक चीज ऐड कर देता हूँ, दो ही चीजों पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, या तो कंप्लीट टेक ओवर कैंडिडेट बन जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, फंड इन्फ्यूजन हो जाए, या फिर गीगा फैक्ट्री से इतने पॉजिटिव नंबर्स आने लग जाए कि इनका कैश फ्लो और इनका डेट जो है वो मैनेज होने लग जाए। इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है जिसके कारण से आप इसमें बाय पोजीशन बना के रखनी चाहिए। ठीक है सर, ये बात तो हो गई ओला को लेकर के, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और जब तक इसका कोई निराकरण, कोई स्पष्टीकरण, कोई डेवलपमेंट, जैसा अभी जो 3 ऑप्शन तो बताए रचित जी ने, वैसा कुछ नहीं होता है तो दूर रहिए जिनके पास नहीं। अच्छा, जिनके पास है वो कि लॉस बुक कर लें सर एक बार के लिए, क्योंकि अभी तो कुछ क्लैरिटी है नहीं। होगा तो देखा जाएगा, फिर बाद में अगर कुछ भविष्य में क्या करें। सर देखिए, उनको मैं एक ही चीज कहूंगा, जहां आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि सर वेरी फ्रैंकली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस मूवमेंट। मेरे को तो लग रहा था आज ये खुलेगा और तराही मांग हो जाएगी इस न्यूज के बाद, बट ये कहीं ना कहीं एक अगर मूवमेंट दिखा रहा है ऐसा, तो एक पॉसिबिलिटी है, वो सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक होगा हायर लेवल पे, जहां आपको मिले पोजीशन बनाने को, एग्जिट करने को। क्योंकि आज भी सर देखिए, 34 रुपए 65 पैसे खुल के 36 रुपए 17 पैसे भी गया था, ट्रेडिंग ग्रीन एज वेल। हायर लेवल पे जहां पोजीशन आपको बुक करने का मौका मिले, प्लीज इससे पैसा फ्री करिए। ठीक। दूसरा सर वोडा है, मुझे पता है आपको भी जाना भी है, तो वोडा पे एक बार आपके रहते अगर बात ना हो तो फिर मतलब सत्र अधूरा रह जाएगा। 11.29 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और 11.20 का जो है इसने आज का लो बनाया। ठीक है, मतलब 12 का लेवल टच करे आज परसों, उसके बाद से बुरी तरह टूट भी नहीं रहा है। उसका अब ये कम से कम एक न्यू नॉर्मल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि 11 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी लोग जो हमारे दर्शक हैं उनके पास लोअर लेवल पे हैं, वो लोग होल्ड कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग नया एनालिसिस आपका सुन रहे हैं, उनका भी दिल कर रहा है, तो अभी उनके लिए और ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो नए दर्शक हैं उनके लिए भी? सर देखिए, जो होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल होल्ड करें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब मैं ये कहूंगा कि सर अब ये 12 रुपए के लेवल के आसपास जाता है और उसको ब्रीच करेगा ना, अब ये नए लेवल को लेगा सर आपके लिए। सबसे पहला एक छोटा सा रेजिस्टेंस 12.80 पे मिलेगा, फिर 13.60, और फाइनल टारगेट होगा इसका 14 रुपए। जैसे ही मूवमेंट आपको करता हुआ दिखेगा, डेफिनेटली एक अपसाइड आएगा। जो फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं, और सर जैसे मैं बोलता हूँ ना कि चार्ट बदलते रहते हैं, वैसे ही आप देखें फ्रेश एंट्री का अब जो लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कहीं भी 10 रुपए 10 पैसे, 10 रुपए 20 पैसे से लेकर 10 रुपए 60 पैसे, इस रेंज में आपको जहां मिलता है डेफिनेटली आपको इसमें एंट्री बना लेनी चाहिए। अच्छा, एग्जिट कहाँ करना है ये भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। अगर 7-8 रुपए के आसपास एग्जिट है तो मतलब एंट्री है, तो 2-3 रुपए लेके निकले या वेट करते रहें अभी? सर देखिए, अब वही वाली बात है कि क्वांटिटी अगर आपकी छोटी है ना, तो अभी मत देखिए। बट अगर आपने हाँ बहुत ही ऐसा कोई सौदा कर लिया है 5 लाख 10 लाख वाला, जो कि हमें भी डराता है, तो मैं कहूंगा हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। क्योंकि अब जो चार्टिकल पैटर्न बन रहा है ना, अभी लग रहा है सर इसको 12 रुपए तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वहां पे सप्लाई है तो अच्छे दाम मिल रहे हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूरी आपको करनी ही चाहिए। पार्शियल का मतलब थोड़ा मुनाफा। बहुत लोग जो है कई बार दो तीन शब्द तो आपके ऐसे हो गए ना सर, वो वो अभी तक मुझे याद है कि लोग मतलब जिस तरीके से पूछते हैं, तो वो अच्छा लगता है लोगों की टिप्पणियां जो जिस तरीके से आती हैं। सर जाना चाहेंगे या 1-2 मिनट है सर? सर वो बस समय वो पूरा? चलिए ठीक है, डिस्क्लोजर सर। हाँ सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑन योर चैनल। उसके साथ साथ वेबिनार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्क्रीन विपुल पर सर लिखेगा और जी। मैं दोनों क्योंकि सर अभी तक सिर्फ मेरी बात कर रहे हैं, नॉट टू फॉरगेट विपुल सर भी रहेंगे, और मजा होने वाला है दुगना, सीखने को भी मिलने वाला है। और जो लोग बोलते हैं ना कि छोटे शेर ऊंची छलांग, आप इतना छोटा सा डिस्कशन रखते हैं, आप बड़ा डिस्कशन रखिएगा। आप उसमें बिल्कुल बड़ा डिस्कशन रखिएगा। और एक चीज पक्की है कि मैं तो बातें जो करता ही हूँ। विपुल सर अगर साथ होते हैं ना, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि मेरे को सर अभी लेटली जब मैं मिला ना लोगों से, तो उन्होंने ये बात जरूर कही कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले विपुल सर ही है। तो विपुल सर भी होंगे और मजा आने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, उनको मैं बोलूंगा जाएं और इसको थोड़ा जल्दी करें बिफोर इट गेट्स फुल। और ये बहुत सर ज़रूरी है कि टाइम से कर लें, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। आज हो गया है बुधवार का दिन, 2 दिन ही है आपके पास, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराते रहिए। और अपडेट जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं चैट बॉक्स में बताते रहें, ताकि अपने दर्शकों को हम वेलकम कर सकें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, अब हमारे साथ 2 और विशेष मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। राघवेंद्र सिंह जी जुड़ने वाले हैं, अमित जैन जी जुड़ने वाले हैं। लेकिन उन सबके बीच में जरा फटाफट इस बीच जरा एक सरसरी निगाह डालेंगे जरा बाजार के ऊपर कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर तेज़ी से बाजार फिसलता हुआ 25,820 का 25,809 ये अब नया लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार टिक नहीं रहा है, ये बड़ी चिंता है कि अब 25,800 का जो सपोर्ट है क्या तोड़ रुकेगा वहाँ पे या फिर टूटेगा। इस पर बातचीत करते हैं और अगले शेयर पे भी बातचीत करते हैं। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत मिस किया सर आपको मुंबई के अंदर। आप गोवा घूम रहे थे, लेकिन अंकुश जी से पहली बार मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा मिल करके। और चूँकि अभी तक हम लोगों की वैसे ऑफलाइन भी शो किया नहीं उनके साथ, थोड़ा सा पहचानने में वक्त लग गया, तो लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा लगा उनके साथ समय बिताने का, थोड़ा कम समय मिला। लेकिन मार्केट पे आपका व्यू क्या होगा सर? नए इंट्राडे लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर तकलीफ वाला काम चल रहा है। अभी मैं भी अभी ट्रैवल पे था, लोगों से बातचीत की, लोगों से फोन पे भी बातचीत हो रही है। सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ पर है विपुल जी की, जो हैवी वेट इंडेक्स स्टॉक है वहां पर तो फिर भी पोजीशन ठीक ठाक है लोगों की, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में लोगों के पोर्टफोलियो 40 से 50% माइनस खड़े हुए हैं। डर इस बात का है कि यहाँ से अगर 3-4-5% का अगर फॉल आता है तो उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्होंने अभी की तेजी को देखकर या फिर लाइफ टाइम हाई पर बाजार को देखकर मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है और उनके शेयर 40-50% पे माइनस हैं। क्योंकि विपुल जी अगर यहाँ से कोई मेजर फॉल आता है तो फिर 6-8 महीने के लिए उनकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। इसीलिए पिछले हफ्ता 10 दिन से मैं थोड़ा सा कॉशियसली लोगों को पार्टिसिपेट करने कह रहा था। तो यहाँ से हमें एक सीख ये मिलती है विपुल जी
कि सस्ता शेयर देखकर लेना नहीं चाहिए और र्यूमर बेस्ड काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सस्ता होता है बार बार, महंगा होता है एक बार। तो अभी अगर निफ्टी की मैं बात करूं विपुल जी, तो निफ्टी जब तक 26,300 के ऊपर वापस नहीं निकल जाती है तब तक तो ये होपलेस बनी रहेगी। और बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे अगर टिक जाती है, जो अभी 70 पॉइंट ऊपर है स्पॉट में, तो यहाँ पर भी तकलीफें और बढ़ सकती हैं। या अभी दो ऑप्शन है यहाँ से, तो एक मेजर फॉल ट्रिगर हो सकता है, या फिर यहाँ पर बाजार कंसोलिडेट कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये देखना होगा कि बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। एक ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है जो ग्लोबल मार्केट, जो अभी तक पॉजिटिव है, अभी तक निगेटिव गए नहीं है। लेकिन ये दिसंबर का मंथ है, कभी भी कुछ भी मेजर हो जाए तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें रेडी होके बैठना पड़ेगा कि भाई कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है सर। चलिए जनाब, जो है हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र जी भी। राघवेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप दोनों से, चूँकि अभी मार्केट पे सर राघवेंद्र सर से भी थोड़ी देर में व्यू लेंगे, क्योंकि अभी हम जो हमारा ट्रेंडिंग स्टॉक्स का सेगमेंट चल रहा है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और सर आज जो है एक स्टॉक्स जो आज काफ़ी आउट परफॉर्मेंस जहाँ पर देखने को मिल रही है, वो जितने भी जो नई पॉलिसी आ रही है उसको लेकर के आज हम देख रहे हैं कि गैस से जुड़े आईजीएल पे आपका व्यू चाहेंगे राघवेंद्र सर। जरा इंद्रप्रस्थ गैस को जरा आप देखिए कि अभी कैसा लग रहा है। आज 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है आईजीएल के शेयर के अंदर। करीब अच्छा मोमेंटम 192 के आसपास है। ये कैरी फॉरवर्ड होगा क्या सर? कैसे देख रहे हैं? आज न्यूमिरा की तरफ से भी अपग्रेड्स आया है आईजीएल को लेकर के, काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव हुए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? विपुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस हिसाब से आईजीएल में अभी लोअर लेवल से मूवमेंट आया है, मुझे लगता है 195 पे जाकर के ये जो है फिजल आउट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा कोई अपसाइड की उम्मीद नहीं है। देखिए, ओवरऑल ऑयल एंड गैस में एक रैली एक्सपेक्टेड है। वो थोड़ा सा क्रूड ऑयल अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि 2026 में एंट्री करते ही क्रूड ऑयल में मुझे लगता है थोड़ा सा उड़ान भरा जाएगा, क्योंकि 2025 जो है कम्प्लीटली ये मेटल को गया है, गोल्ड सिल्वर। अब मुझे लगता है कि ये जिस हिसाब से यूएसडी आईएनआर जो है 91 92 के रेंज में आ गया, तो मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल की रैली है। तो हो सकता है कि ऑयल एंड गैस में थोड़ी बहुत एक जो अपसाइड की रैली हो, बट अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इंद्रप्रस्थ गैस मुझे चार्ट पे बहुत बड़ा कुछ ऐसा मतलब बहुत अपसाइड दिख नहीं रहा है। 195 के ऊपर बहुत मुश्किल है, तो अभी यहाँ पे लेकर के ट्रैप ना हो, अवॉइड करिए अभी इसको, अवॉइड कीजिए अभी। और जिनके पास है वो क्या करें फिर? 188 का स्टॉप लॉस देकर के होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं वेदांता। वेदांता पे डिमर्जर को लेकर के कल खबर आई कि यहाँ पर एनसीएलटी की तरफ से कंपनी के डिमर्जर को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और काफ़ी आज व्यूअर्स के भी सवाल यहाँ वेदांता पे निकल करके आ रहे हैं। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, लेकिन कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पर मुंबई एनसीएलटी ने डिमर्जर स्कीम को मंजूरी दी है। 570 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। शेयर होल्डर क्रेडिटर्स और से भी इसको लेकर के पहले ही अप्रूवल दे चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से ये मामला चल रहा है और अब इस पर फाइनली एनसीएलटी की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है। इंडिपेंडेंट लिस्टेड इकाइयों के रूप में अब आगे बढ़ने का रास्ता हो गया है साफ। बीते 5 कारोबारी सत्र में सर करीब 7-8% चला है। एक महीने में 10% के आसपास का रिटर्न वेदांता में। अभी क्या करें सर? क्या जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी अमित जी? और जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं, क्या ये लेवल कंफर्टेबल है या नीचे आने का वेट करें? विपुल जी, अभी वेदांता 573 रुपये 25 पैसे के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब तक ये 539 के जोन को नहीं तोड़ता है तब तक ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं डेली चार्ट को देखूं तो डेली चार्ट में अपर बुलिंजर बैंड एक इंडिकेटर होता है, उसके एक्सट्रीमली बाहर चला गया था। यूजुअली बुलिंजर बैंड ये बताता है कि बाजार ओवरबॉट और ओवरसोल्ड टेरिटरी में कब जा रहा है। तो वहां से एक्सपांशन आने की उम्मीद तो है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। 540 के नीचे के स्टॉप लॉस अगर आपका लिया हुआ है तो 540 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 600 रुपए तक, 610 रुपए तक के भाव आराम से देखे जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन में बीच बीच में थोड़े करेक्शन आते हैं। 560 555 के आसपास मिले तो 540 के नीचे के स्टॉप लॉस से 600 610 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। 600 610 के टारगेट के लिए लेना चाहिए, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच एक सवाल हमारे चैट बॉक्स से उठाते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स का, जिसमें आज काफ़ी सारे सवाल ईपैक ड्यूरेबल को लेकर के हैं। स्ट्राइकर जी के सवाल के साथ रहते हैं। कह रहे हैं कि सर ईपैक ड्यूरेबल 420 पे इन्होंने लिया हुआ है सर, और ये कह रहे हैं कि कब तक इसे होल्ड करना चाहिए। वॉल्यूम
कल काफ़ी ज़्यादा थे और ये मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं कल यहाँ पर। क्या यहाँ पर चल रहा है और क्या यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए? 420 पे इन्होंने लिया हुआ है, तो क्या ये रिकवरी में इनके भाव तक आता हुआ दिखाई देगा? क्या सलाह रहेगी राघवेंद्र सर, जरा एक बार नज़र डालिए इस शेयर के ऊपर। देखिए विपुल जी, स्टॉक ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा आज इसने एक न्यूज बेस पे थोड़ी सी रिकवरी दी है, बट इनका रेट अभी आना मुश्किल इमीडिएटली। थोड़ा मुझे लगता है 6-8 महीने इनको और जो है इंतजार करना पड़ेगा, तो वेट करें। इनके पास ऑलरेडी है, मैं यहाँ से एवरेज करने की राय नहीं दूंगा। जिनको नई खरीदारी करनी है 300 के नीचे आता है तब लेंगे, अभी लेने की राय नहीं है, अभी अवॉइड कीजिए। 300 के नीचे आने के बाद यहाँ पर खरीदारी करने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि जरा एक बार इसका इंट्राडे चार्ट जरा स्क्रीन पर जरा गूगल फाइनेंस का दिखाएगा, दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ। BTST की कोई संभावना है क्या अमित सर यहाँ पर? नहीं विपुल जी, इनफैक्ट अगर किसी के पास लिया हुआ है तो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी 334 रुपए के आसपास तगड़े रेजिस्टेंस है। 330 335 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए ईपैक में। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में वापस से 290 295 की रेंज में मिले तो वहां पर एंट्री करनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब तक अगर 240 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो वापस से जो चार्ट पैटर्न बुलिश सिग्नल दे रहा है वो वापस से बेरिश मोड पे आ जाएगा। ठीक सर, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद सर आज अच्छा ये सवाल मेरा अमित जी आपसे है, ये सर चूँकि आपका नज़रें जो है वो कमोडिटी मार्केट पे काफ़ी रहती हैं, सिल्वर को लेकर के अब क्या मूव है सर? आज भी फिर से नया हाई बन गया, और कितनी तेज़ी बाकी है सिल्वर के अंदर और कितना अपसाइड है? दूसरा उसी से जुड़ा सवाल मेरा है हिंदुस्तान जिंक को लेकर के, ये लगातार मोमेंटम दिखा रहा है। बहुत लोगों को लगा कि अब हिंदुस्तान जिंक ठंडा होगा, कॉपर की बारी है, लेकिन अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। आपकी टिप्पणी दोनों पे। विपुल जी, अभी 2,05,000 रुपए के आसपास चल रही है। कल ही मैंने शो किया था ब्रिज जी के साथ, जहां पर मैंने 2,10,000 रुपए के पोटेंशियल बताए थे, और कल से अब तक करीब करीब 7 से 8,000 रुपए की तेजी ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है 2,08,000 से 2,13,000 के बीच में एक रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए बाजार ने, और वहां से वापस से 10,000 रुपए का फॉल देना चाहिए। बाजार बहुत वोलेटाइल हो रखे हैं, कमोडिटी मार्केट स्पेशली सिल्वर, यानी 2 लाख से 1,91,000 तक आई और आज वापस से 2,05,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। अब मेटल्स में अगर किसी के पास कुछ भी है तो अब थोड़ी मुनाफा वसूली की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से अगर कोई कुछ लिया हुआ है तो अब भी वो टाइम आ रहा है कि जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। हिंदुस्तान जिंक हिंदुस्तान जिंक अभी जो है मोमेंटम में है, आज 2% के आसपास की तेज़ी, 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये अब धीरे धीरे करके जो है वो अब 600 पे पहुंच गया सर, मतलब अभी और जी क्या करना चाहिए सर? हिंदुस्तान जिंक में अगर किसी के पास कुछ भी है तो देखिए 560 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। और यहां से अगर आप अगर किसी को लंबी मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा 610 रुपए के आसपास। 611 रुपए के ऊपर निकलता है तो विपुल जी एक अच्छी खासी तेजी ट्रिगर होने की संभावनाएं बनेगी। 650 और हो सकता है प्रीवियस हाई जो है 800 रुपए के आसपास का वो टेस्ट होता हुआ नजर आए। लेकिन कंडीशन यही है कि एक तो 490 का आंकड़ा न कटे इसका। 490 का आंकड़ा जब तक नहीं कट रहा है तब तक ये वीकली मंथली चार्ट पैटर्न में तो बुलिश रहेगा, लेकिन वीकली में इस वीक की क्लोजिंग 560 के नीचे की नहीं आनी चाहिए। 560 के नीचे की आती है तो ये वापस से मीडियम टर्म के लिए साइडवेज हो जाएगा। अभी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? नहीं विपुल जी, अगर लेना है तो देखिए 605 610 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, यानी 25 रुपए के प्रॉफिट के लिए 25 रुपए का लॉस देखना, उससे बेटर दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर जाना चाहिए। ठीक सर, ठीक सर। चलिए, अभी जो आपने बताया ना सिल्वर पे, चूँकि सवाल काफ़ी रहते हैं हमारे पास। अब एक खतीब साहब हैं, कह रहे हैं सर टाटा सिल्वर कितने तक जाएगा, कहाँ पर सेल करना ठीक रहेगा, प्लीज़ सजेस्ट। तो क्या अभी जो इन लोगों ने जो लोगों के पास ETF वगैरह पड़े हुए हैं थोड़ा थोड़ा बुक कर लें सर, प्रॉफिट करना चाहिए विपुल जी। अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अवधि के हिसाब से लिया हुआ है तो 2 लाख अभी 2,05,000 रुपए के आसपास सिल्वर चल रही है, 2,08,000 2,10,000 की रेंज पर उनको प्रॉफिट ले लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मतलब कमोडिटी इक्विटी सबका एकदम मिश्रण जो है वो मिलता रहे। राघवेंद्र सर, अब ये बताइए सर कि आज जो है अभी के लिए एक शेयर जिसमें कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक बड़ा शानदार मोमेंटम रहा अभी भी, लेकिन ये शेयर 150 के आसपास होल्ड कर रहा है। ये सवाल ये बनता है PSU बैंकों में
क्या कैनरा बैंक में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के आसपास इसके पास जो है वो रुकावट बार बार आ रही है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कैनरा बैंक पे, जिनके पास लोअर लेवल पे हैं, एक बार के लिए क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? इस गिरते हुए बाजार में भी पीएसयू बैंक्स जो है वो मजबूती दिखा रहे हैं, 1% पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो ऊपर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बिल्कुल जी, देखिए स्टॉक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 150 टू 153 के आसपास। तो मेरी राय है जिनके पास ऑलरेडी है वो यहाँ बुक कर लें एक बार, और जिनको यहाँ फ्रेश लेना है थोड़ा वेट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है अभी ये स्ट्रांगली ऊपर है जितने पीएसयू हैं, बट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी अभी आने वाली है अगले हफ्ते में। तो एक बार थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, 153 का लेवल क्रॉस करेगा तब जा करके मैं यहाँ से जो फ्रेश बाई की राय दूंगा। अदरवाइज अभी फिलहाल ये जो प्रॉफिट बुक करने का लेवल है। ठीक है सर। अच्छा, मतलब ट्रेंड ऐसा है सिल्वर का कि आज बहुत कम होता है इक्विटी के शो में गोल्ड सिल्वर पे इतने सवाल, इतनी टिप्पणियाँ आना, लेकिन काफ़ी लोगों की अब मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट जो है, ये देखिए हमारे टाटा का सिल्वर एक्सचेंज फंड भी आ गया। एक हमारे एक और दर्शक हैं वो सिल्वर बीज में पैसे लगा रहे हैं। सर जरा एक बार थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा 10 सेकंड और दे दीजिए अगर आप, अमित सर, क्योंकि आप डिटेल में डेली शो भी करते हैं, कवर करते हैं कि क्या करना चाहिए जो लोग ईटीएफ के माध्यम से या इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए चांदी में पैसे लगा रहे हैं। विपुल जी, देखिए दो तरीके से इसके व्यू हैं। अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो किसी ने भी 1,90,000 के नीचे ही लिया होगा, क्योंकि ये तेजी कुछ 8-10 दिन की है। 1,90,000 रुपए के ऊपर जो चलना चालू किया बाजार, तो अपने स्टॉप लॉस को 1,87,000 के आसपास का रखकर 2,13,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट ले सकते हैं। और लंबी अवधि के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो हो सकता है 2,30,000 2,37,000 रुपए तक के लेवल देखने को मिले। कंडीशन यही है कि 1,88,000 रुपए के नीचे अब न जाए। अगर 1,88,000 के नीचे जाता है तो ये कमोडिटी यानी कमोडिटी मार्केट बुलियंस हो गया, बुलियंस में बेस मेटल्स आई मीन गोल्ड सिल्वर हो गया, ये बाजार कंसोलिडेशन फेज में जाना चालू कर देंगे। तो वहां पर आप, मुझे ऐसा लगता है वहां पर फिर आपको एक्यूमुलेशन करने के अच्छे चांस मिलेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है चांदी को लेकर के, और बिमल सिंह रावल साहब कह रहे हैं न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी, न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी मार्केट बंद होने के बाद होगी। वाह, तो ये बहुत शानदार। मिर्जा गालिब भी सर हम लोग के शो पे आ रहे हैं। ये मतलब जो है हमारे दर्शक इतने क्रिएटिव, इतने इनोवेटिव। विमल से दिल जीत लिया आपने। आपका जो सवाल है डिफेंस में अब क्या करें, बाइंग करना स्टार्ट करें आप, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी कार्यक्रम में डिस्कशन हो जाएगा सर। 11:30 बजे तक कार्यक्रम है, तो आप निश्चित रहिए। डिफेंस को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं अभी। चलिए, सवाल अगला जो वो अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो निकल करके आया है वो है जिसमें काफ़ी शानदार तेज़ी रही शक्ति पंप को लेकर के। शक्ति पंप पे जरा राघवेंद्र जी देखिए क्या करना चाहिए। शानदार रैली रही, कॉल भी थी यहाँ पर, चला भी अच्छा, और बिल्कुल अम्बाला जी ने कॉल दी थी, शायद 800 के आसपास का टारगेट था, उसके नज़दीक जा कर के जो है वहाँ से फिसला है आज, और अच्छी रैली रही है 2-3 दिन के अंदर। अभी क्या करना चाहिए? अब तो मतलब नीचे आ रहा है और 6% एक ही दिन में टूटा है, 737 का लेवल आ चुका है। और क्या करना चाहिए सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या इन लेवल्स पे 5-6% की गिरावट के बाद दोबारा खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि हो गई रैली, अब ये फिर से अभी गिरावट बाकी है? बिल्कुल जी, देखिए स्टॉक ने कंटिन्यू 4 दिन लगातार जो है 550 रुपए से 800 रुपए की रैली थी। तो इतनी बड़ी रैली होने के बाद मुझे लगता है कि अब शायद यहाँ से स्टॉक जो एक बार रिवर्सल लेगा। अब मुझे लग रहा है 680-690 रुपए के आसपास ये आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक को अवॉइड कीजिए, बाई करने की राय नहीं है सर। अभी फिलहाल देखते हैं, थोड़े दिन और 1-2 दिन का और जो है देखते हैं मार्केट, अगर ये रिवर्सल लेगा तो एंट्री करेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ से कोई अपसाइड है। चलिए ठीक है सर, यह बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली टिप्पणी लेते हैं सर। यहाँ पर जरा एक नज़र डालिए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक आज गूगल के ट्रेंड में निकल करके आया है। जरा सर अगर आपको मिल रहा है तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपनी टिप्पणी करें कि क्या करना चाहिए सर। सर चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा खराब दिख रहे हैं। ये आने वाले टाइम पर अगर मार्केट जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 29 रुपए के आसपास एक बार दिख सकता है, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिर पोटेंशियल टारगेट बनेंगे इसके 35 रुपए और 45 रुपए के। करंट मार्केट प्राइस में चार्ट सेटअप खराब है, लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर इस बीच में 38 रुपीज के ऊपर निकल जाए तो 45 रुपए के लिए बाय कर सकते हैं, यानी कि करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा वेट करना है नीचे आने का 29-30 रुपीज के जोन पे, वरना 38 के ऊपर बाय करना है। करंट मार्केट प्राइस में कोई एक्शन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा राघवेंद्र सर, आप देखिए ज़रा, आज आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल सस्ता शेयर है, लोगों को 100 रुपये से सस्ते शेयर थोड़े से ज़्यादा आकर्षित करते हैं, और आज जो है ये ट्रेंड में भी है और मोमेंटम में भी है। अभी क्या करना चाहिए सर? 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी, 78 का भाव देखने को मिल रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका यहाँ पर है क्या सर? आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए सर, न्यू ईयर आ रहा है तो हो सकता है लोग शॉपिंग कर रहे हो, आप भी गए होंगे लेने के लिए एबी अपैरल में, तो शायद उसी वजह से रेट बढ़ा है। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये सस्टेन करेगा ऊपर। 80 के ऊपर जाएगा तो सर तब एंट्री कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इमीडिएटली लेना रिस्की है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। 73 से 79 हो ही गया है, तो ऑलरेडी 7-8% की रैली हो चुकी है, तो बेटर है वेट करिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं इमीडिएट बाई करने की राय नहीं दूंगा। जिनके पास है वो 76 का स्टॉप लॉस लगा लें, जिनको लेना है वो 80 के ऊपर बाई करें। चलिए, तो इस वक्त इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ ये राय जो है राघवेंद्र जी की यहाँ पर निकल करके आई है। और आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी का रुख करते हैं। और अगला शेयर जो कि अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ, मोमेंटम अच्छा हो या ख़राब, लेकिन आज के ट्रेंड में जो शेयर शामिल है वो एक जो मिस हुआ है अभी तक, वो अभी फ़िलहाल के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आइडेंटिफाई किया था, वो मिस हो गया मुझसे। पॉपुलर नाम है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा उस पर जो है हम आगे निकल करके बातचीत करेंगे। लेकिन एक और शेयर पे सर बात करना चाहेंगे, वो है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स पे मतलब लॉन्ग टर्म की सलाह जो है यहाँ पर कई सारे लोगों की है। सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े थे लास्ट टू लास्ट वीक इनफैक्ट, तो उनका भी मानना था लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन ये तो चलिए लॉन्ग टर्म बात हो गई। अमित सर ज़रा देखिए, क्या यहाँ पर मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में कोई अपॉर्चुनिटी कैनफिन होम्स में तलाशनी चाहिए? अभी 1% के आसपास की तेज़ी है, 925 के आसपास का भाव, अपने 52 वीक हाई के बिल्कुल नज़दीक। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर एक पॉइंट ये है कि 892 के नीचे के जब तक नहीं जाता है तब तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें 950 और 970 रुपए के भाव दिख सकते हैं। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो वो ले सकता है, लेकिन उसका एंट्री पॉइंट 913-915 रुपए के बीच में होना चाहिए। अभी 926 रुपए चल रहा है, तो 890 के रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं 950 और 970 रुपए के टारगेट के लिए। तो अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं सर 5-7 रुपए यहाँ से गिरावट अगर देखने को मिले 915 के आसपास, तो वो ज़्यादा बेटर प्राइस होगा। ठीक है सर, थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद जो है नज़र डालेंगे इसको लेकर के। कल सर कल का एक्सीडेंट ऑफ द डे था एक्सिस बैंक सर, राघवेंद्र सर, और आज यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक पे क्या किया जाए सर? मतलब जिनके पास है भी और जो लोग मौका तलाश रहे हैं एक्सिस बैंक में, उनके लिए भी 1200 के आसपास, 1232 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? अच्छा देखिए, कल का लो लगाइए स्टॉप लॉस 1217 1218 के आसपास, और एक बार इस स्टॉक में रिस्क लीजिए। मुझे लगता है 1230 के आसपास बाइंग बनता है। 1217-18 का स्टॉप लॉस दीजिए, 12 रुपए का रिस्क है। 1250 और 1260 के लिए चलिए 1250 1260 के लिए, ये बात एक्सिस बैंक को लेकर के निकल के आई है। और इसके अलावा आज एक आध सवाल जो है हम अपने चैट बॉक्स से भी ले लेते हैं, जो हमारे दर्शक काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। सर एक तो है एलजी को लेकर के कि कुछ लोगों के पास आईपीओ के टाइम से ही पड़े हुए हैं, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। और इसी सेगमेंट का एक वोल्टास है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा हायर हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आप राघवेंद्र जी आप देखिएगा वोल्टास को, और इस सेक्टर की एलजी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अमित सर आपका व्यू क्या है? सर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अभी 1538 रुपए के आसपास चल रहा है। ये भी हल्का हाथ करके नीचे ही जा रहा है, लोअर लोज बनाते जा रहा है, तो बाउंस बैक पॉसिबल है, लेकिन रिवर्सल पॉसिबल की उम्मीद कम है।
जब तक ये 1600 रुपए के ऊपर ना रुके ना टिके ना निकले तब तक इसके ऊपर की उम्मीद कम है, लेकिन अगर 1600 के ऊपर निकलता है तो हम इसको 1700 रुपए भी देख सकते हैं। वरना ये गिरता हुआ बाजार हमें एक बार के लिए 1500 रुपए के 1490 1500 रुपए तक दिख सकता है। तो अगर खरीदारी करनी है तो थोड़े लोअर लेवल का वेट करिए, थोड़ा सस्ता होने दीजिए, 2% नीचे लेना चाहिए। 1470 रुपए का मंदा कम लगता है। ठीक है सर, ये बात एलजी को लेकर के निकल के आई है। और एलजी के साथ सर मेरा जो सवाल था वोल्टास को लेकर, कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं सर इसमें रिकवरी की? जब गर्मी का मौसम था तब तो चला नहीं, सर्दियों में कुछ गतिविधि होती हुई दिखाई दे रही है वोल्टास के अंदर, हालांकि अभी फ्लैट हो गया है आधे % के आसपास, 1388 का लेवल है। क्या सलाह रहेगी सर? सर अभी ठंडियों में हीटर बहुत बिक रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से जो है शेयर की प्राइस बढ़ रही है। Anyway, सर देखिए स्टॉक ने ऑलरेडी जो है अच्छी खासी रैली दी है, 1320 रुपए से 1390 रुपए ये स्टॉक का सप्लाई जोन है। एंड आई बिलीव ये स्टॉक जो है 1400 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो फेस करेगा। तो जब तक ये 1400 का लेवल सर क्रॉस नहीं करता, नई खरीदारी की राय नहीं है। अब जिनके पास है वो चाहे तो 1360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नई खरीदारी के लिए 1400 का लेवल जब ब्रेक करेगा तभी लेना है। चलिए ठीक है सर, चलिए 1400 का लेवल जो है जब ब्रेक करे उसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए भी या फिर नहीं तलाशनी चाहिए। अच्छा, आज कुछ एक चुनिंदा बैंकों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंकों को चलिए बाद में, एसबीआई ज़रा एक बार देख ही लेते हैं, बार बार इस पर मन आकर के अटक जा रहा है। और एक श्रीराम फाइनेंस, उसके बाद इस सेगमेंट को थामेंगे और अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। पहले अमित सर आप देख लीजिए एसबीआई को लेकर के कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, और श्रीराम फाइनेंस पे आप देख लीजिएगा सर राघवेंद्र सर। तो पहले एसबीआई। जी सर। ये एसबीआई बैंक सर 959 के नीचे जाता है तो पेनफुल हो सकता है, वरना ये हो सकता है कि एक बार वापस से जो अभी रीसेंट टॉप टेस्ट हुई थी 1000 रुपए के आसपास की 990 रुपए के आसपास आए। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट करे या फिर उस टॉप को काटने के बाद 1020 रुपए तक जाए। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अगर किसी को लेना है तो 959 के नीचे के स्टॉप लॉस से 590 और 1010 के टारगेट के लिए ले सकता है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई एसबीआई को लेकर के। और एसबीआई के साथ साथ राघवेंद्र सर, जो मेरा आपसे सवाल था श्रीराम फाइनेंस को लेकर के, वहां पर क्या कर सकते हैं सर? देखिए सर, स्टॉक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में है। समझ लीजिए कि इसके सारे इंडिकेटर एकदम जमीन से 6 फीट नीचे जा चुके हैं। तो अब ये स्टॉक एक बार यहाँ से रिवर्सल मोड में है। अगर ये ऊपर का मोमेंटम मेंटेन करता है सर तो 925 950 ये लेवल आपको अगले 1 महीने में दिखाई देगा। बाई करने की राय है, बिल्कुल बाई कर सकते हैं। 840 820 अगर यहाँ आता है तो और एवरेज करिएगा। मुझे लगता है कि 950 का भाव ये 1 महीने में दिखाई देगा। 950 का भाव यहाँ से 1 महीने में दिखाई देगा। चलिए, तो ये बात हो गई और इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यहाँ पर करेंगे समाप्त।